दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम कुछ मॉक टेस्ट की तरह क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनके एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। तो आपको क्या करना है, उसके साथ फॉलो अप करना है। कमेंट में अगर आपका कोई ऐसा सवाल है या कुछ ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है तो आपको बताना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जो लिया है बहुत हॉट टॉपिक रहता है, पीएससी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। देखिए, यहाँ पे सवाल है कि विच सरफेस रिएक्शन, कौन सा सरफेस रिएक्शन डायरेक्टली एक्यूमुलेट करेगा रिएक्टिव क्लोरीन को और ओजोन होल फॉर्मेशन का दारोमदार जिस पर रहने वाला है। तो देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप पॉज करके पहले एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अब फर्स्ट में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या है इसके पीछे की साइंस, क्या है कहानी। बहुत ही सिंपल तरीके में कहानी समझेंगे। एंटार्क्टिका में हम आ चुके हैं, एंटार्क्टिका में हम घुस चुके हैं। आप एंटार्क्टिका में ही अपने दिमाग को लगा के रखिए। अब एंटार्क्टिका में अभी गर्मी चल रही है, समर चल रहा है, और यहाँ पर क्या है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से कुछ स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रेटोस्फेयर में बन गई हैं। अब ये क्लॉकवाइज घूम रही हैं। उसके बाद ये जो रिंग है, ये जो लगातार ये जो छर्रे की तरह ये जो घूम रही है, इसी का नाम होता है एंटार्क्टिक पोलर वॉर्टेक्स। तो वॉर्टेक्स आपको पता है किसी भी घुमावदार चीज़ को कहते हैं। पोलर इसलिए क्योंकि एंटार्क्टिक और एंटार्क्टिका जो भी आप कहिए वो पोलर जगह पर है, ध्रुव पर है। उसके बाद अब क्या होता है, गर्मियों में ये सिस्टम चलता रहा, अब आती है ठंड। ठंड में एंटार्क्टिक बेहद ठंड जगह है, -80 तक इसका टेम्परेचर चला जाता है और चला गया। इस टेम्परेचर के जाने के बाद क्या हुआ कि कई मॉलिक्यूल्स जो थे, चाहे वो HNO3 के हों, चाहे वो H2SO4 के हों, चाहे वो HCl के हों, ये सब आके कंडेंस होना, मिलना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जब मिल के कंडेंस हो जाते हैं विद आइस, इसी को एक क्लाउड नुमा चीज़ में हम देखते हैं। मॉलिक्यूल्स देखिए कंडेंस हो गए, और यही जो हमारी छतरी है, यही जो बादल है जिसमें आइस और कई मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं, इन्हें कहते हैं PSC, यानी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो ये जो बादल नुमा चीज़ है, ये बादल एक्चुअली क्या है, आइस के साथ मिला हुआ सारा साजो सामान। अब इसमें क्या है, बोला हमने जैसे कि कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन भैया भी इस पे मौजूद होते हैं। इसीलिए ये रिजर्वायर बन जाता है। रिजर्वायर मतलब आपको पता है बैंक, यानी कि जिसमें चीज़ इकट्ठा करके डाली गई हो। क्योंकि होगा क्या कि अब जब गर्मियाँ आएंगी, यानी अगस्त के लास्ट में ही जब गर्मियाँ, यानी कि सन रेज आ जाती है एंटार्क्टिक में, क्योंकि बहुत ही डार्क और लॉन्ग विंटर होती है, तो ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे टाइमलाइन के साथ पूरा हो जाता है। अब जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, यानी कि पहली सनलाइट पड़ती है, वैसे ही ये जो Cl2 है इस रिजर्वायर में मौजूद, और इसमें और भी जो चीज़ें मौजूद हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, और Cl2 H के रिएक्शन के साथ Cl में टूटती है और ओजोन को ब्रेक करने का काम स्टार्ट कर देती है, ओजोन पर अटैक कर देती है। तो मुझे लगता है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। ये है पीएससी की कहानी। अगला सवाल है, नैक्रियस क्लाउड्स इन पोलर रीजन्स एनहांस ओजोन डिस्ट्रक्शन प्राइमरली बाई। ध्यान दीजिए, ये सवाल को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है। नैक्रियस क्लाउड्स ही पीएससी है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। दोनों सेम नाम है। आइस, आप कह दीजिए आइस स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, नैक्रियस क्लाउड्स, सेम नाम है। इनका सिर्फ एक ही काम है, प्रोवाइडिंग सर्फेसिस फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उनमें से एक रिएक्शंस अभी हमने पीछे फर्स्ट सवाल में किया था। तो ये आपको समझ में आ गया, इसका ऑप्शन है 2। अगले सवाल पे आए तो ओडीपी पर आ जाते हैं, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। देखिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। इसमें दिक्कत यह है कि बच्चे कहते हैं हमें रटना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ओजोन डिप्लीशन का पहले ये सवाल देख लेते हैं, क्या क्वांटिफाई करता है। तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि गैस एबिलिटी ट्रैप करने का नहीं, ये तो ओजोन को तोड़ने की बात है। स्वॉम्प की भी कोई कहानी नहीं, जीएचजी की भी कोई कहानी नहीं। ऑप्शन थर्ड मुझे लगता है ये काफ़ी आसान था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल के लिए एक स्टैंडर्ड लिया गया है CFC 11, जिसके पोटेंशियल को दिया गया है 1। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है उसमें CO2 भैया को 1 दिया है हमने, क्योंकि जब हम क्लास में भी कोई रैंक लाते हैं तो सेकंड या थर्ड रैंक जो आती है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में आती है कि फर्स्ट से आपका नंबर कितना है। ऐसे ही CFC 11 भी इस कहानी में आता है। जैसे CFC 11 है 1, ऐसे ही मैं आपको बता दूँ CFC 12 जो है वो 0.73 है, जबकि जो हैलोन्स हैं
उनका ज़्यादा है, CFC का कम है, HCFC का उससे कम है। तो ध्यान रखिएगा CFC 11 जो है वो हमारा बेसिक है। और आगे एक और इससे रिलेटेड सवाल है, अब पूछेगा कि हाईएस्ट ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल किसका है। तो आपको ध्यान रखना होगा, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा होते हैं हैलोन्स, जिनको मॉन्ट्रियल ने इसीलिए सबसे पहले पकड़ा। उसके बाद आता है CFC और उसके बाद आते हैं HCFC और फिर हमारे आए हैं नए FC और फिर आए हैं हमारे नए HFC। एक्चुअली FC और HFC को डेंजरस नहीं माना जाता है ओजोन के लिए, बहुत ही कम मिनिमल माना जाता है। इसीलिए मॉन्ट्रियल ने अगर आप देखेंगे तो हैलोन्स को फेस आउट कर दिया है, CFC को भी फेस आउट कर दिया है, HCFC प्रोसेस में है और HFC को किगली अमेंडमेंट में हमने पकड़ लिया है। अभी FC पर ये जो है इस पर कोई अभी रेगुलेशन नहीं बनी है। तो मेरी कहानी यहाँ पर थी कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन बेस्ड हैलोन्स। इनका 10 तक ODP चला जाता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। अब अगर सवाल आ जाए कि क्या है तो मैं आपको बता दूं, इनका जैसे कोई एग्जांपल आप अगर पूछें तो हैलन 1211 है इनका एग्जाम्पल। अब ये जो हैलन 1211 है, ये देखिए एक नॉमेनक्लेचर है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो कई चीज़ों को एक साथ पकड़ सकते हैं। देखिए इसमें एक रूल क्या है, जब भी हैलोन्स का नॉमेनक्लेचर में आप जाते हैं, एक CFC का होता है हमारा, तो CFC का आपको पता होगा, जैसे CFC 11 है तो सबको पता है, बहुत ही पुरानी चीज़ है, 90 में ऐड कर दो, फिर जो आ जाएगा वो बांट दो, ये 1 है कार्बन का, ये है हाइड्रोजन का, ये है फ्लोरीन का, बन गया आपका फॉर्मूला। हैलोन्स में कैसे काम करता है, हैलोन्स में देखिए ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 ऐसे देख लीजिए, पहली डिजिट जो है, पहला नंबर जो है वो कार्बन का, दूसरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मान लीजिए कि हैलन हमारा क्या है, हैलन हमारा है 1211। अब कोई कह रहा है कि इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ, तो 1 जो है वो कार्बन है, 2 फ्लोरीन है, 1 क्लोरीन है और 1 ब्रोमीन है। ऑर्डर पे जाइए, 1 2 3 4, यानी कि ये कार्बन का है, ये फ्लोरीन का है, ये क्लोरीन का है, ये ब्रोमीन का है। तो ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ये कहानी बीच में हम ले आए। अगला सवाल देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है ग्रीन हाउस गैस की, वो क्या डिटरमाइन करती है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन, विजिबल स्पेक्ट्रम की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है कि जो इंफ्रारेड हमारा विंडो होता है, सारा खेल उसका है, उसी से GWP का कैलकुलेशन भी किया जाता है। इसलिए एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, एक तो लाइफ टाइम उसकी कितनी है, कितने साल वो रहता है, और दूसरा इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन उसका कितना रहता है, किस वेवलेंथ में करता है। जैसे कि अगर मैं वेवलेंथ की आपको बात करूं तो वो हम आगे के एक सवाल में अभी समझेंगे। यहाँ पर देखते हैं, अब ये कह रहा है कि किसका GWP सबसे ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो बच्चों को पता है, उन्हें पता ही होगा कि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है SF6 का, इसका कुछ 23,900 होता है। SF6 के बाद आ जाता है CFC के 7,000 के करीब हैं, और फिर आते हैं हमारे N2 भैया, और CO2 का 1 है हमारा, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये इसके हिसाब से N2O आंसर होगा हमारा, आपको पता ही है। अब आते हैं हम यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक विंडो क्या है, तो देखिए ये बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन आएगा 2, 8 to 14। वैसे अब इसमें कई लोग मुझे बोलेंगे कि सर ये गलत लिखा हुआ है, देखिए 7 to 13.2 या 13.5 लोग कहते हैं, तो हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि कभी कभी ये वैल्यू को दाएं बाएं कर देते हैं, तो ये सटीक चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए हुआ क्या कि सन जो है वो अपनी किरणें धरती पे छोड़ता था और हीट आती थी और अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती थी। अब एब्जॉर्ब करने के बाद धरती ने ये कहा कि इन गोइंग और आउट गोइंग के बैलेंस को बनाने के लिए हम एक विंडो बनाते हैं, जिसमें क्या करेंगे हम, सो दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस हीट कैन पास थ्रू, वापस जा भी तो सके ताकि बैलेंस बना रहे। यही एक विंडो है इंफ्रारेड, क्योंकि ये इंफ्रारेड में आता है, UV विजिबल इंफ्रारेड, आपको स्पेक्ट्रम पता होगा, ये उसमें आता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, इसमें हुआ क्या है, ये जो धरती अपने हीट को बाहर फेंकती है, इससे अर्थ में कूलिंग होता है, तो जितना गर्म हुआ उतना ठंडा हो, इसीलिए अर्थ ने ये बनाया है। इस विंडो में क्या है कि अब अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जो वाटर वेपर्स है वो लेस देन, जो हमारी वाटर वेपर्स है वो लेस देन 8 माइक्रोमीटर
रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। CO2 जो है हमारी वो 14 से 19 माइक्रोमीटर के बीच की चीज़ को एब्जॉर्ब करती है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो विंडो है हमने यहीं बना दी है सेंसर। सेंसर्स को ऐसा बनाया है कि तुम यहाँ से यहाँ तक, यानी यही हमारा 8 से 14 माइक्रोमीटर की सारी चीज़ों को भाई कैच करो। तो उससे CO2 कितना जा रहा है, अब CO2 हमने पकड़ा अर्थ का, तो हमें पता लग गया एमिशन कितना है। मीथेन पकड़ा, वाटर वेपर पकड़ा, प्लस जो वाटर बॉडी हैं यहाँ धरती पर वो भी एमिट करती हैं, क्योंकि आई लाइट स्ट्राइक करके वापस गई, सेंसर ने यहाँ इसको पकड़ लिया, लेकिन जो कार्यक्रम है सारा वो 8 to 14 माइक्रोमीटर का ही खेल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है, तो देखिए पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग का पहले कहानी समझ लीजिए। कहानी ये है कि जो हॉट एयर होती है, गर्म एयर जो होती है हमारी, वो ज़्यादा वाटर को होल्ड करती है बजाय ठंडी के। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हॉट की ज़्यादा है, मुझे लगता है आपको पता होगा। तो यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी ज़्यादा गर्म होगा या वेपर ज़्यादा होंगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो जब वो गर्माहट को ज़्यादा कैप्चर करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा उसी को कहते हैं पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। अब आप कहेंगे अरे सर पॉजिटिव क्यों कह रहे हो बार बार। बात यह है पॉजिटिव इसलिए नहीं है कि धरती पे पॉजिटिविटी हो रही है, धरती के लिए तो ये खराब है, बेहद खराब है। लेकिन कहानी ये है कि ये पॉजिटिव है इसलिए है क्योंकि ये बड़ा इफेक्ट है, ये अपने आप को बढ़ाता जाएगा, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाएगा। अगर ये एक बार स्टार्ट हो गया तो ये बढ़ता जाता है, इसका स्केल बढ़ता जाता है। उस सेंस में इसको पॉजिटिव कहा गया है। पॉजिटिव का मतलब ऐसी चीज़ जो बढ़ती जाए, मल्टीप्लाई होती जाए। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग क्या करेगा, ये सरफेस की वार्मिंग करेगा। और अगर नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग होता तो वो कूलिंग करता। ध्यान रखिएगा क्या करता, कूलिंग करता, लेकिन वो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता। जबकि ये क्या है, ये बेहद खराब है।